डीएलएड क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग F1 के यूनिट सेकंड को शुरू करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि F1 के यूनिट सेकंड में 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक है कि शिक्षा, विद्यालय तथा समाज, अंतर संबंधों की पड़ताल। और दूसरा टॉपिक है विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया। और तीसरा टॉपिक है कि शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय। तो इन 3 टॉपिक्स में से आज हम लोग पहले टॉपिक को क्लियर करेंगे। और इस टॉपिक से पहले हम लोग बुक से पढ़ेंगे और आपको जो बुक मिला है उस बुक से समझेंगे कि शिक्षा, विद्यालय तथा समाज ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। ठीक है, अंतर संबंध का मतलब होता है इंटरकनेक्शन, यानी कि आपस में एक दूसरे से संबंधित। तो शिक्षा, विद्यालय तथा समाज ये तीनों ही आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और सबसे पहले हम लोग बुक से कुछ समझ लेते हैं, इसका जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेंगे। और इसके बाद मैं इसके ऊपर जो नोट्स आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, उस नोट्स को मैंने तैयार कर लिया है। तो उस नोट्स को भी आप लोगों को समझा करके मैं बता दूंगा और इसे वेबसाइट पर भी अवेलेबल करा दूंगा, जहां से इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो पहले हम लोग बुक से देख लेते हैं कि आपको इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इस टॉपिक का जो है परिचय आप एक नज़र में पढ़ लें। उद्देश्य क्या है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य होने वाला है, इसकी जानकारी ज़रूरी है। तो इस इकाई के माध्यम से आप समझेंगे कि विद्यालय को बच्चों के समाजीकरण के विस्तारित संस्था के रूप में वर्णित कर पाएंगे। विद्यालय क्या है इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। विद्यालय के बारे में आपकी समझ अब तक क्या रही है और आगे आपको क्या समझना है, इसकी चर्चा करेंगे। बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में परिवार, समाज तथा विद्यालय के अंतर्निर्भरता, साझेदारी एवं अंतर्द्वंद्वों को स्पष्ट कर पाएंगे। तीसरा है कि विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में समाजीकरण की प्रक्रिया को निर्मित करने वाले क्रियाओं, प्रक्रियाओं एवं अन्य कारकों को रेखांकित कर पाएंगे। विद्यालय की गतिविधियों को प्रभावित करने में स्थानीय आर्थिक, राजनीतिक कारकों, परिस्थितियों के प्रभावों को व्यक्त कर पाएंगे। और एक शिक्षक के रूप में उपरोक्त समझ के आधार पर उपयुक्त रणनीति बना करके विद्यालय व्यवस्था में उसका प्रयोग कर पाएंगे। तो एक तरह से कहें कि समाज और विद्यालय को समझना काफ़ी ज़रूरी है। एक शिक्षक के नाते आपको इसकी समझ होनी काफ़ी ज़रूरी है। तो उसी संदर्भ में आज का यह पहला टॉपिक रहने वाला है कि शिक्षा, विद्यालय तथा समाज, अंतर संबंधों की पड़ताल। अपने एक रूप में विद्यालय शिक्षा वयस्कों द्वारा बच्चों तथा बचपन के परिसर में एक सकारात्मक हस्तक्षेप है। क्या है? तो एक सकारात्मक हस्तक्षेप है और परवर्ती समाजीकरण का सशक्त माध्यम है। परवर्ती समाजीकरण का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सामाजिक सांस्कृतिक गुणों का ट्रांसफर होना। ठीक है, हमने जो कुछ सीखा है, हमने जो कुछ जाना है, अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को साथ में लेते हुए अपने आगे वाली पीढ़ी को इसे हम हस्तगत करेंगे। तो हमारी अगली जो पीढ़ी आएगी, छोटे छोटे बच्चे आएंगे, उनमें वही सांस्कृतिक बीजारोपण होगा। साथ ही जो कुछ ज्ञान की बातें होती हैं वे सारी हस्तगत कर दी जाती हैं अगली पीढ़ी को। तो इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा का, ज्ञान का, सांस्कृतिक, सामाजिक वातावरण का हस्तांतरण होते रहता है और इसमें निरंतर बदलाव भी होते रहते हैं। और हम लोगों ने अपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करके यह देखा है कि किस प्रकार से पुराने ज़माने से लेकर के वर्तमान समय तक का युग किस प्रकार से बदलता रहा है और हम आने वाले समय में जो परिवर्तन होगा उसका भी अंदाज़ा लगा सकेंगे। तो आप इसी समझ को समझना है, शिक्षा, विद्यालय और समाज एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। और कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कहानी के माध्यम से। मटकपुर गांव के उत्तरी पश्चिमी छोर पर तारकनाथ का परिवार रहता था। तारकनाथ के परिवार में पत्नी, 3 बच्चों के अलावा वृद्ध पिता श्री वंशीधर रहते थे। बड़ी बेटी सरला 13 वर्ष की, मंझला बेटा मंटू 11 वर्ष का तथा सबसे छोटी बेटी रूपा 9 वर्ष की थी। 3 बच्चे थे उनके घर में। उनके घर के बाहर एक नीम का पेड़ था जहां उनकी बड़ी बेटी सरला बोरा बिछाकर पढ़ाई कर रही थी। वहीं उनके दोनों भाई बहन आपस में झगड़ा कर रहे थे।
शोर शराबा सुनकर उनकी माँ शांति घर के काम को छोड़कर के बच्चों को फटकारा लगाने लगी और दोनों को अपनी दीदी की तरह काम करने को कह करके वापस अंदर चली गई। फिर भी बच्चे झगड़ते रहे। बड़ी बेटी सरला ने भी अपने दोनों बच्चों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों बच्चे आपस में गुत्थम गुत्थी हो रहे थे, लड़ रहे थे। तभी बच्चों के पिता तारकनाथ, जो सुबह सुबह टहलने गए थे, वापस आ गए और उन्होंने बच्चों से झगड़े का कारण पूछा। छोटी बेटी अपने बड़े भाई मंटू से पेंसिल मांग रही थी, लेकिन वह देने को तैयार नहीं था। यानी कि यह झगड़ा जो है वह पेंसिल को लेकर के था, क्योंकि पेंसिल उसकी थी। पिता ने समझाया कि अगर पेंसिल उसकी है तो भी वो अपनी छोटी बहन को दे दे। तो मंटू ने तुरंत जवाब दिया, मैं नहीं दूंगा, मैं ना इससे कुछ लेता हूँ और ना ही इसको कुछ दूंगा। इसी बीच माँ शांति आई और झल्लाहट में अपने पति से कहा, ना जाने भगवान ने तरह तरह के बच्चे क्यों बनाए। देखो सरला अपना काम मन लगा कर करती है, घर के कामों में भी मदद करती है। इसका तो किसी से बनता ही नहीं है और ना जाने कैसे इसके दिन कटेंगे। आज 11 साल का है, कल बड़ा होगा, पढ़ने के लिए बाहर जाएगा, अपना घर परिवार होगा, तो सभी जगह इसको दूसरे के मदद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसके इस व्यवहार से कौन इसे मदद करेगा। तारकनाथ ने कहा, इसको शिक्षक और विद्यालय के दोस्त भी ऐसा ही कह रहे थे। विद्यालय में भी यह किसी से सहयोग नहीं करता है, पता नहीं विद्यालय में क्या सीखता है। तभी शांति कहने लगी कि इस रूपा को भी कम ना समझो, एक नंबर की लड़ाकन है यह। अपना पेंसिल कहीं फेंक दिया और मंटू से लड़ रही है। इतना ही नहीं, मैंने कहा कि तुम बड़ी हो गई हो, घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाओ, तो उसने सीधे जवाब दे दिया कि हमें दीदी की तरह नहीं बनना, मैं तो पापा की तरह बाहर काम करूंगी। यह कहती है कि मंटू घर का काम क्यों नहीं करता है, यह तो मुझसे बड़ा है। रूपा ने तपाक से जवाब दिया, विद्यालय में शिक्षिका कहती है कि समाज लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार करता है, उन्हें केवल घर का काम करने को कहता है, इसलिए मुझे जो अच्छा लगेगा करूंगी, मैं घर का काम नहीं करूंगी। दोनों पति पत्नी बच्चों को अच्छी आदतें, व्यवहार और सबसे मिलजुल कर रहने एवं अनुशासन की बात सिखा रहे थे तथा उन्हें पढ़ाई लिखाई की अहमियत भी बता रहे थे कि पढ़ाई से सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है और अपना जीवन बेहतर बन सकता है। परंतु बच्चों पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। इसी बीच बच्चों के दादा आ गए। उन्होंने भी सरला की प्रशंसा की, परंतु शेष दोनों बच्चों के बारे में शिकायत किया कि ये पढ़ते लिखते नहीं हैं, पता नहीं आज के युग में क्या करेंगे। तारकनाथ ने कहा कि जो नहीं पढ़ेंगे वे मूर्ख बने रहेंगे, कौन पूछेगा इन्हें। तारकनाथ के पिता ने कहा, विद्यालय जाकर के भी ये संस्कार व व्यवहार नहीं सीख रहे हैं, पढ़ाई का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। देखा नहीं हमारी जाति में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी कितनी प्रतिष्ठा है और वे क्षेत्र के सम्मानित लोगों व अधिकारियों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत व बहस भी करते हैं। इसी बीच शांति ने बच्चों से कहा कि अब विद्यालय जाने में देर हो रही है, जल्दी तुम लोग बैग उठाओ और विद्यालय जाओ। यह सुनकर बच्चे शीघ्रता से विद्यालय की ओर प्रस्थान किए। रास्ते में उन्होंने कुछ कुत्तों को लड़ते हुए देखा। बस क्या था, मंटू व रूपा ने उन्हें ईंट ढेलों से मारना शुरू कर दिया। सरला उन्हें रोक रही थी, परंतु वे उसकी नहीं सुन रहे थे। 25-30 वर्ष के कुछ युवकों की नज़र उन पर पड़ी तो उन्होंने बच्चों को ऐसा करने से रोका और उन्हें कहा कि तुम लोग यह क्या कर रहे हो, किसी जीव को परेशान करना ठीक बात नहीं है। तुम अपनी दीदी की बात भी नहीं मानते। तुम लोगों को विद्यालय जाने में भी देर हो रही है, विद्यालय जाओ। लेकिन बच्चों ने उसे अनसुना कर दिया और ढेला मारना जारी रखा। किसी तरह से समझा बुझा करके शिक्षा के महत्व की बात कर उन युवकों ने बच्चों को विद्यालय में भेज दिया, विद्यालय की ओर भेज दिया। विद्यालय के ठीक पहले एक बरगद के पेड़ के नीचे 8-10 लोग बैठे हुए थे। कुछ ताश खेल रहे थे तो कुछ देख रहे थे। अचानक अब्दुल की नज़र उन बच्चों पर पड़ी। उसने बच्चों से देर होने की वजह पूछी। तभी अन्य लोगों का ध्यान भी उन बच्चों पर गया। उनमें से एक ने कहा, अरे ये तो तारकनाथ के बच्चे हैं, बड़ी वाली तो ठीक है लेकिन ये दोनों तो बहुत बदमाश है। यह लड़का तो बिल्कुल अपने पिता से अलग है, इसकी किसी से पटती नहीं है, यह सबके साथ झगड़ा करता है। हमारे बच्चे बताते हैं कि यह किसी से कोई भी चीज़ बांटना ही नहीं चाहता है। 2-3 लोगों ने भी इस बात का समर्थन किया। दूसरे ने कहा कि यह छोटी तो क्रांतिकारी है, यह सबका जवाब देती है, जब भी इससे कुछ समझाओ तो उसका उल्टा करती है। तभी किसी ने कहा कि अरे भाई तुम लोग यह क्या लेकर बैठ गए हो, जाने दो, बच्चों को विद्यालय जाने में देर हो रही है, बच्चे विद्यालय में ही सुधर पाएंगे। अच्छा बच्चों तुम लोग अब जाओ। बच्चे विद्यालय की ओर बढ़ गए। अब ये एक रोज़मर्रा की घटना थी।
जिसे हम आप अपने दैनिक जीवन में अक्सर देखते हुए सुनते हैं। अब इस उदाहरण को देखने के बाद कुछ विमर्श के बिंदु हैं और इस विमर्श के बिंदुओं में आप देखोगे कि आपको कुछ ऐसे बिंदु दिए जाएंगे जिस पर आपको विचार विमर्श करना है, अपने विचार प्रकट करने हैं, विचार रखने हैं। पहला है कि उपरोक्त दृष्टांत में, दृष्टांत का मतलब उदाहरण होता है, 3 बच्चों को दर्शाया गया है। जो बच्चे व बचपन के संदर्भ में पाए जाने वाले विविधता के 3 भिन्न रूप हैं, अलग अलग रूप हैं। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, ये आपको भी मालूम है। और विविधता भरी संसार में हमें केवल बच्चों में ही नहीं बल्कि विभिन्न जीव जंतुओं में भी विविधता दिखाई पड़ती है ना। तो इस विविधतापूर्ण वातावरण को कैसे विद्यालय में समायोजित किया जाता है और आप अपने बचपन को किस रूप के करीब पाते हो, आपका बचपन किस प्रकार का था, आप किस तरह के बच्चे थे, इसे समझें। और क्या आपका नेचर अभी तक वैसा ही है या उसमें कुछ बदलाव आए हैं, इम्प्रूवमेंट आए हैं, है ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अनुभव के द्वारा बच्चे परिपक्व होते जाते हैं और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनमें मैच्योरिटी आती है और उनका व्यवहार बदलता है। समाज की दृष्टि से बच्चों की देखभाल व विकास हेतु जिन व्यक्तियों संस्थाओं द्वारा प्रभाव डाला जाता है उनका उल्लेख करें। और उपरोक्त दृष्टांत में 3 बच्चों के सामाजिक व्यवहार या अभिमुखता के संदर्भ में प्रचलित माता पिता, बड़े बुजुर्ग तथा समुदाय के मान्यताओं, दृष्टिकोणों, मूल्य निर्धारण व संवेदनशीलता को रेखांकित करें तथा विद्यालय में उनके समायोजन से संबंधित मुद्दों व एवं संभावनाओं का दृश्यावलोकन करते हुए अपने विचार प्रस्तुत करें। ये तीनों बच्चों को जो सामाजिक व्यवहार थे, है ना, उसके संदर्भ में माता पिता की क्या मान्यताएं हैं, बड़े बुजुर्ग की क्या मान्यताएं हैं, समुदाय की क्या मान्यताएं, समुदाय का दृष्टिकोण किस प्रकार से बन जाता है ना। छोटे बच्चे के व्यवहार को ही वे वयस्क की तरह ले लेते हैं, तो अपना अपना दृष्टिकोण वे इस तरह से बना लेते हैं। अगला है कि आप कहाँ तक सहमत हैं कि बच्चों में समाजीकरण हेतु माता पिता, परिवार, आस पड़ोस, बड़े बुजुर्गों व विद्यालय के समाकलित प्रयासों की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि समाजीकरण हेतु माता पिता, परिवार, आस पड़ोस, बड़े बुजुर्ग व विद्यालय के समाकलित प्रयास की आवश्यकता होती है और बिना इनके समाजीकरण की प्रक्रिया संभव नहीं है। एक क्रियाकलाप आपको करना है कि अपने आसपास तथा विद्यालय के बच्चों को उपरोक्त दृष्टांत में दर्शाए गए बचपन के 3 रूपों के अनुरूप सूचीबद्ध करें व रिपोर्ट प्रस्तुत करें। एक ऐसा आपको प्रोजेक्ट वर्क है कि आप कुछ बच्चों का आकलन करें और वे किस श्रेणी के बच्चे हैं, आपको इसकी सूची एक बनानी है। तो आप ऐसा कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। यदि आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ रहे हो तो प्रोजेक्ट तो आपके दिमाग में भी बन गया होगा। तो इसी प्रकार से काफ़ी उदाहरण दिए गए हैं और इन सभी उदाहरणों से यही समझाने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा, समाज तथा विद्यालय आपस में किस प्रकार से इंटरकनेक्टेड हैं और उनका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। और इसमें कुछ जो विषय वस्तु की समझ है थोड़ा सा उससे देख लें। और इसका जो मुख्य ध्येय है, यहाँ पे आप देखोगे विषय वस्तु की समझ। तो हम पहली इकाई में हम लोगों ने पढ़ाई की थी कि समाजीकरण की प्रक्रिया मुख्यतः 2 चरणों में होती है, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीय समाजीकरण, जिसे परवर्ती समाजीकरण भी कहते हैं। प्राथमिक चरण में माता पिता, परिवार, आस पड़ोस तथा समुदाय, जहाँ समाजीकरण मुख्यतः सरल पक्ष से संबंधित है, वहीं परवर्ती स्तर पर विद्यालय, धर्म व राज्य समाजीकरण के मुख्य जटिल पक्ष से संबंधित हैं। तो प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण, समाजीकरण 2 प्रकार का होता है और इन दोनों ही प्रकार में आपको ये समझना है कि माता पिता, परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय, समाज, राज्य इत्यादि के जो सम्मिलित प्रभाव पड़ते हैं वे बच्चों के ऊपर कितना असर डालते हैं। चूँकि समाज जटिल समग्र है, अतः उच्च स्तर के समाजीकरण हेतु समाज ने संचित ज्ञान, समझ, व्यवहार, भाव, आस्था व विश्वास की शिक्षा दिए जाने के लिए विद्यालय नामक संस्था को निर्मित किया है, जहां अध्ययन करके बच्चे
समाज के विभिन्न जटिलताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने में दक्ष बन सकें। इस प्रकार एक संस्था के रूप में शिक्षा व विद्यालय मूलतः उच्च स्तर के समाजीकरण के बड़े दायित्व का निर्वहन करते हैं। साथ ही समाज के रीति रिवाजों, मान्यताओं व मूल्यों आदि को संशोधित, निर्मित व पुनर्निर्मित भी करते रहते हैं। इस प्रकार शिक्षा व विद्यालय तथा समाज के मध्य परस्पर पूरकता का संबंध है। ठीक है, एक दूसरे को पूरा करने वाले ये घटक हैं शिक्षा, विद्यालय तथा समाज। बिना समाज के विद्यालय और शिक्षा वगैरह की कल्पना नहीं की जा सकती है। उसी प्रकार से अच्छी शिक्षा और अच्छे विद्यालय के द्वारा ही अच्छे समाज का निर्माण होता है। तो ये तीनों घटक एक दूसरे के पूरक हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नोट्स को देखेंगे। नोट्स को मैंने तैयार किया हुआ है ताकि आपकी समझ बेहतर हो, और मेरा ये प्रयास है कि आपकी डीएलएड की पढ़ाई के साथ साथ सीटेट आपका कंप्लीट हो। तो सीटेट को समझने के लिए, सीटेट के बारे में आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी ज़रूरी है। तो सीटेट की तैयारी के लिए अलग से मैंने नोट्स बनाते हुए आपको ये प्रोवाइड करवा दिया है, और आप इसे हमारे वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो। थोड़ा सा जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके 24 घंटे या 2 दिन के बाद मैं इसे वेबसाइट पर अपलोड कर देता हूँ जनरली। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और उसके बाद आप वेबसाइट पर 1-2 दिन के बाद चेक करेंगे तो आपको सारे नोट्स अवेलेबल मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शिक्षा क्या है। जैसा कि हम लोगों ने उदाहरण में देखा, आपको पूरे उदाहरण पढ़ने, मैंने एक ही उदाहरण से समझाया, लेकिन आपको पूरे उदाहरण पढ़ने हैं। 3-4 उदाहरण दे करके वहाँ पुस्तक में बता दिया गया है कि किस प्रकार से शिक्षा, विद्यालय और समाज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और कैसे किसका प्रभाव पड़ता है। समाज का प्रभाव विद्यालय के ऊपर पड़ता है, शिक्षा का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। विद्यालय, शिक्षा, ये समाज के विभिन्न अभिन्न अंग हैं और ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो शिक्षा क्या है? शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है। शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करते हैं। हमारे संस्कार व व्यवहार शिक्षा के माध्यम से ही हमारे अंदर आते हैं। जिस प्रकार की शिक्षा हमें मिलती है उसी प्रकार के संस्कार हमारे अंदर आ जाते हैं। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर के अपनी क्षमताओं एवं निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास करके अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सकें। तो ये शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना भी है, यानी कि जो शिक्षार्थी हैं उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन आ जाए, यह उद्देश्य भी शिक्षा का ही है। शिक्षा समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। ठीक है, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया में एक अभिन्न अंग जो है वो शिक्षा है। एक प्रकार से कहें कि शिक्षा सचेतन समाजीकरण है। सचेतन समाजीकरण, कॉन्शसनेस सोशलाइजेशन। सचेतन का मतलब होता है जिसमें चेतना हो। ठीक है, शिक्षा अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम करती है। इसीलिए कहा गया कि शिक्षा सचेतन समाजीकरण है। एक मनोवैज्ञानिक हुए, शिक्षाविद हुए, J.D. बटलर, उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी क्रिया अथवा प्रयास है जिसमें मानव समाज के अधिक परिपक्व लोग कम परिपक्व व्यक्तियों की अधिकाधिक परिपक्वता के लिए प्रयास करते हैं तथा इस प्रकार मानव जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो शिक्षक होते हैं वे अधिक परिपक्व लोग होते हैं और जो शिक्षार्थी हैं वे कम परिपक्व लोग हैं। तो जो अधिक परिपक्व लोग हैं वे कम परिपक्व लोगों को अधिक परिपक्व बनाने में अपना प्रयास करते हैं, और यह जो क्रिया है या प्रक्रिया है यह शिक्षा के नाम से जानी जाती है। ये J.D. बटलर का कहना है। अब बात करेंगे कि शिक्षा के प्रमुख प्रकार क्या है। तो शिक्षा के प्रकार में 2 प्रमुख प्रकार हैं, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन की बात करें कि औपचारिक शिक्षा क्या है, तो शिक्षा का वह प्रकार जिसमें शिक्षार्थी संगठनात्मक तरीके से, इसका मतलब हुआ
कि बिल्कुल सुनियोजित, पूर्व सुनियोजित तरीके से विशेष अनुशासन के अनुसार नियमित रूप से पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा ग्रहण करता है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, कोचिंग आदि की शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। और ये जो परिभाषा मैंने खुद तैयार की है, औपचारिक शिक्षा की परिभाषा मैंने खुद से तैयार की है कि शिक्षा का वह प्रकार जिसमें शिक्षार्थी संगठनात्मक तरीके से विशेष अनुशासन के अनुसार, औपचारिक शिक्षा आप स्कूल में जाते हो पढ़ने के लिए तो आपको विशेष अनुशासन के अनुसार, एक रूटीन के अनुसार पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम को जो पहले से ही शिक्षा नीति बना करके पूरे राज्य भर में, देश भर में जो शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, उस पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम को आपको पढ़ना होता है, पूरे करिकुलम को पूरा करना होता है। तो यह औपचारिक शिक्षा कहलाती है, फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। आप लोग अभी जो पढ़ाई कर रहे हो डीएलएड की पढ़ाई, तो यह भी फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत ही आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, कोचिंग आदि के द्वारा सीखते हैं वह औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब है दूसरा अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन। शिक्षा का वह प्रकार जिसमें शिक्षार्थी अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण एवं समाज के साथ अंतःक्रिया करके शिक्षा ग्रहण करता है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की सामाजिक आदतों एवं संस्कृति का विकास अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से होता है। आप अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हो तो प्रणाम करने की यह शिक्षा आपने अप्रत्यक्ष रूप से सीखी है, बड़े बुजुर्गों को देख करके उनके अनुकरण के द्वारा सीखी है। आप जब बाहर जाते हो, बादल गरज रहा है, बिजली कड़क रही है, तो किसी ऐसे स्थान पर छुपते हो जो सुरक्षित हो, तो यह पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके आपने अप्रत्यक्ष रूप से सीखी है। अगर कहीं कुछ घटना घटती है तो आपका जो सिक्स्थ सेंस होता है वह भी कार्य करने लगता है। इन सारी चीज़ों के द्वारा हम अनुभव के द्वारा जो ज्ञान अर्जित करते हैं वह अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो समाज के साथ अंतःक्रिया करके, पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके अप्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ें हम सीखते हैं, है ना, किसी शिक्षक के द्वारा बैठा करके वो सारी चीज़ें नहीं सिखलाई जाती हैं। जो हम अपने एक्सपीरियंस से, अपने पर्सनल अनुभव से सीखते हैं, वे सारी चीज़ें अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम अनौपचारिक शिक्षा कहलाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से शिक्षा दो प्रकार की होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्यालय। विद्यालय यानी कि स्कूल। तो विद्यालय समाज का औपचारिक अधिगम केंद्र है, फॉर्मल लर्निंग सेंटर है, जहां एक निर्धारित पाठ्यचर्या के अंतर्गत शैक्षिक माहौल में बच्चों के सीखने सिखाने का कार्य निरंतर चलता रहता है। ये विद्यालय की परिभाषा है कि विद्यालय क्या है। तो विद्यालय समाज का औपचारिक अधिगम केंद्र है, एक ऐसा अधिगम केंद्र है जहां पर फॉर्मल एजुकेशन प्रदान की जाती है, इनफॉर्मल एजुकेशन नहीं दी जाती है, फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, तो विद्यालय बच्चों में बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास के साथ साथ समाजीकरण की नींव रखने का काम करता है। विद्यालय का कार्य क्या है? बच्चों में बौद्धिक क्षमता का विकास करना, उसका मानसिक क्षमता का विकास करना, शारीरिक क्षमता का विकास करना, खेलकूद के माध्यम से, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, है ना। तो इन चीज़ों के साथ साथ विद्यालय समाजीकरण की नींव रखने का भी काम करता है। समाजीकरण की नींव विद्यालय से ही शुरू होती है, वैसे तो माता पिता से ही शुरू हो जाती है, लेकिन मुख्य रूप से बच्चों का जो समाजीकरण होता है वो विद्यालय के ही माध्यम से होता है, क्योंकि हमें समाजीकरण के उच्च स्तर को प्राप्त करना होता है, ना कि निम्न स्तर को। जो बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं, आप देखोगे कि उनमें समाजीकरण का निम्न स्तर है। ठीक है, सभी में नहीं होता है, आप बात सब जगह होते हैं, लेकिन अधिकांशतः मेजोरिटी में आप जब देखोगे तो जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं उनका समाजीकरण उस ढंग से नहीं हो पाता है जिस ढंग से होना चाहिए। आगे है कि विद्यालय का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हमें देखना है, समझना है कि किस प्रकार से इतिहास से लेकर के वर्तमान तक में विद्यालय के परिदृश्य में बदलाव आए हैं, किस प्रकार से विद्यालय कालांतर में क्या था, उसके क्या स्वरूप थे, क्या रूप थे, उसमें क्या परिवर्तन आया, इसे समझना है। हिस्टोरिकल व्यू ऑफ स्कूलिंग। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो शिक्षा प्रदान करने की प्राचीन काल से ही रीत रही है। यहाँ पे प्राचीन भारत में जहाँ वैदिक कालीन शिक्षा के संपूर्ण विश्लेषण पर भी मैं एक किताब तैयार कर रहा हूँ, जिसमें आपको
प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान समय तक में शिक्षा के स्वरूप में क्या परिवर्तन हुए हैं, उस पर एक बहुत अच्छा सटीक नोट्स मैंने तैयार किया है। अभी उसका कार्य चल रहा है, अंतिम चरणों में ही है, और इधर बहुत दिनों से मैं बिजी रह रहा हूँ, इस वजह से पूरा नहीं हो पाया है। उम्मीद है कि आगे 15-20 दिन में वह पूरा हो जाएगा, और जैसे ही पूरा हो जाएगा मैं आप लोगों को इसे प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि इस चीज़ की जानकारी हमें होनी बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से हमारे देश में शिक्षा का ऐतिहासिक से लेकर के वर्तमान परिदृश्य तक किस प्रकार से स्वरूप रहा है, ठीक है, ताकि हमारी समझ बेहतर हो सके। और जो भी प्रमुख शिक्षा नीतियाँ आई हैं, शिक्षा आयोग का गठन किया गया है, एनसीएफ का गठन किया गया, उसके क्या प्रभाव हुए हैं, क्या प्रभाव पड़े हैं, उसके क्या क्या प्रमुख कार्य रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में उस किताब में विश्लेषण किया गया है। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में प्राचीन काल से ही शिक्षा प्रदान करने की रीति चली आ रही है। और प्राचीन भारत में जहाँ वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में गुरुकुल का प्रचलन हुआ करता था, वहीं बौद्ध कालीन युग में मठों एवं विहारों का प्रचलन हुआ। यानी कि हमारे प्राचीन भारत में वैदिक कालीन सभ्यता में गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी, जहाँ बच्चों को गुरु के आश्रम में जाकर के रहना पड़ता था और शिक्षा एवं सांसारिक चीज़ों का ज्ञान भी उन्हें वहाँ प्राप्त हो जाता था। वहीं उसके बाद जब बौद्ध कालीन युग आया तो वहाँ पे मठों की स्थापना की गई, विहारों की स्थापना की गई, जहाँ पे छात्र एवं शिक्षक दोनों जाते थे, और ये आवासीय विद्यालय की तरह होता था। वहीं पर रह करके पूरी पढ़ाई करनी होती थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद जो है छात्र वे अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। उसके बाद मुस्लिम समाज में मकतब मदरसे आदि का प्रचलन हुआ, है ना। तो अंग्रेज़ों के आने के बाद स्कूल प्रचलन में आया। अंग्रेज जब आए भारत तो उन्होंने ईसाई मिशनरियों ने विभिन्न स्कूलों को स्थापित किया, कॉन्वेंट स्कूलों का प्रचलन भी शुरू हुआ। तो इस प्रकार विभिन्न युगों में शिक्षा देने एवं ग्रहण करने के तरीके में परिवर्तन होता गया। आज वर्तमान समय में हम विद्यालय के विभिन्न रूप अपने समाज में देखते हैं, जहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है। तो शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण स्थान या संस्थान विद्यालय होते हैं। और एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आप लोग और समझें कि वर्तमान समय में जो हमें स्कूल की जो अवधारणा है, स्कूल है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो विद्यालय को अंग्रेजी में स्कूल कहा जाता है, और स्कूल शब्द ग्रीक भाषा के एस्कोला शब्द से बना है, एस्कोला। और एस्कोला का मतलब क्या होता है, तो एस्कोला का मतलब होता है अवकाश, यानी कि छुट्टी। ये कैसी बात हो गई, स्कूल का मतलब तो होता है पढ़ाई, प्रतिदिन जाकर के पढ़ाई करना, लेकिन यह जिस शब्द से उत्पन्न हुआ उसका अर्थ होता है अवकाश। तो यूनान में अवकाश के समय, छुट्टी के दिन ऐसा प्रचलन था कि गांव के बड़े बुजुर्ग बैठते थे और अपने अनुभव दूसरों को शेयर करते थे। धीरे धीरे यह संस्था के रूप में परिवर्तित होता गया, और छोटे छोटे बच्चों को बड़े बुजुर्गों ने सारी सूचनाओं का, ज्ञान का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे स्कूल का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से जो है अपने अनुभव को बच्चों के बीच साझा करना शुरू किया, और एक संगठनात्मक और अनुशासनात्मक वातावरण में उनका अवकाश का दिन स्कूल में परिवर्तित हो गया। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने समझा कि विद्यालय की उत्पत्ति कैसे हुई, और अब समझेंगे कि विद्यालय के प्रकार क्या क्या है। विद्यालय के वर्गीकरण के कई आधार हो सकते हैं, जैसे वित्तीय स्रोत एवं प्रबंधन के आधार पर, विशेष जाति वर्ग के अनुसार, गति निर्धारक विद्यालय, मॉडल स्कूल, विशेष स्कूल इत्यादि। आप लोगों ने ये सारे नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं। जैसे वित्तीय स्रोत एवं प्रबंधन के आधार पर तो आप लोगों को पता ही होगा, निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय और वित्त रहित विद्यालय, जो सरकार द्वारा अंशतः वित्त पोषित विद्यालय होते हैं। ये विद्यालय सभी लोग जानते हैं, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। लेकिन गति निर्धारक विद्यालय क्या है, आप में से कोई जानते हैं तो कमेंट करें। गति निर्धारक विद्यालय क्या होते हैं। 1986 ईस्वी में भारत की शिक्षा नीति आई, और इस शिक्षा नीति में कई आमूलचूल परिवर्तन हुए, और इस शिक्षा नीति में गति निर्धारक विद्यालय का जिक्र किया गया, और एक ऐसे विद्यालय के स्थापना करने की बात की गई जो भारत को
शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने का काम करता और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए इस विद्यालय का निर्माण किया गया। आप लोगों ने गेस किया होगा कि मैं नवोदय विद्यालय की बात कर रहा हूँ, जहाँ 75% सीट ग्रामीण बच्चों के लिए आरक्षित होते हैं। और नवोदय विद्यालय की परिकल्पना 1986 के शिक्षा नीति में की गई और इसके बाद इसकी स्थापना की गई। तो नवोदय विद्यालय गति निर्धारक विद्यालय है। विशेष जाति वर्ग के अनुसार भी विद्यालय का निर्माण किया गया है, जैसे अनुसूचित जाति विद्यालय, अनुसूचित जनजाति विद्यालय, पिछड़ा वर्ग विद्यालय इत्यादि। तो विशेष जाति वर्ग के लिए भी विद्यालय का निर्माण किया गया। मॉडल स्कूल बनाए गए 2007 ईस्वी में। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि प्रत्येक प्रखंड में एक मॉडल स्कूल होगा जो सभी पैमाने पर अच्छा होगा, और प्रत्येक प्रखंड में एक मॉडल स्कूल की स्थापना की गई। आप लोगों ने भी अपने अपने प्रखंड में एक ऐसे मॉडल स्कूल को देखा होगा। उसका निर्माण बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। उसका भवन भूकंप रोधी तकनीक से बनाया गया है और काफ़ी अच्छा भवन उसका तैयार किया गया है। इसके बाद है विशेष स्कूल। तो कुछ विशेष स्कूल भी हैं, जैसे सिमुलतला आवासीय विद्यालय, ये एक विशेष प्रकार का अपने तरीके का विद्यालय है। तो कुछ विशेष स्कूल भी हैं। तो विद्यालय के कई प्रकार हम अपने समाज में वर्तमान समय में देखते हैं। तो विद्यालय एक ऐसी संस्था है जो बच्चों में शिक्षा देने का काम करती है, एक औपचारिक अधिगम केंद्र है। तो आज के इस यूनिट में हम लोगों ने इन सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है। अब बाकी के बचे 2 यूनिट हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।